ये आपकी जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। कुछ लोग उन चीज़ों को देखते हैं जो हैं और पूछते हैं कि वे ऐसी क्यों हैं। मैं उन चीज़ों के लिए स्थान देखता हूँ जो कभी नहीं थी और कहता हूँ कि वे क्यों नहीं हो सकती हैं। एक इसने कहा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, बंद होते स्कूल और सिकुड़ते अवसर। आजकल आप देखते हैं कि शिक्षा को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं और कहा जा रहा है ना कि इन सालों में 95,000 से ज़्यादा ये क्या स्कूल बंद हुए हैं। और हर दिन कहते हैं कि 25 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन भी कम हो रहे हैं, उनकी संख्या घट रही है। प्राइवेट स्कूलों की संख्या भी बढ़ रही है, वहां नामांकन भी बढ़ रहे हैं। ये आप देखिए, अगर हाल के वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बहुत ही बेचैन करने वाला एक सच सामने आता है। हर साल हजारों की संख्या में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। सरकारी फाइलों में इस प्रक्रिया को बहुत ही तकनीकी और साफ सुथरा नाम दिया गया कि वह है स्कूल का विलय। तर्क यह दिया जाता है कि इन स्कूलों में बच्चों की संख्या इतनी कम हो गई कि इन्हें चलाना आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। मगर यह तर्क उस असली सवाल को बड़ी सफाई से छिपा ले जाता है कि आखिर उन स्कूलों से बच्चे गायब क्यों हो गए हैं। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि दशकों की नीतिगत उदासीनता का परिणाम है। जब एक स्कूल बंद होता है तो सिर्फ एक रजिस्टर बंद नहीं होता, उस इलाके के सबसे कमजोर वर्ग के बच्चों से उनके जीवन को बदलने का एकमात्र अवसर छिन जाता है। और आजकल आप देख रहे हैं कि जो दिहाड़ी मजदूरी भी कर रहा है ना, वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। क्योंकि सरकारी स्कूलों की क्या शिक्षा व्यवस्था है किस हालत में है, ये जग जाहिर है। आज भी हमारे अधिकतर सरकारी स्कूल किसी आदिम युग की याद दिलाते हैं। जब बारिश का मौसम आता है तो कई स्कूलों की छतें छलनी बन जाती हैं। बच्चों को अपनी किताबें भीगने से बचाने के लिए किसी सूखे कोने में खड़ा होना पड़ता है। कभी सर्दियों में ठिठुरने के बीच फर्श पर बैठने की मजबूरी, तो कभी गर्मियों में बिना पंखे की कक्षाएं। यह माहौल है जिसमें हम अपने देश की नौनिहालों से एकाग्रता और उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं। और हम लोग बच्चों को देश का भविष्य कहते हैं। जब उन्हें शिक्षा ही, स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर हम लोग कैसे विश्वगुरु बनेंगे, कैसे विकसित भारत बनेंगे, कैसे महाशक्ति बनेंगे। हम एक तरफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई और डिजिटल क्रांति की युग में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे लाखों विद्यार्थियों की हकीकत यह है कि वहां एक ब्लैक बोर्ड और बैठने के लिए कुर्सियों तक मैसर नहीं है। बुनियादी ढांचे की इस कमी में सबसे शर्मनाक स्थिति स्वच्छता और पेयजल की है। आज भी अनगिनत स्कूलों में पीने के पानी का साफ स्रोत नहीं है। शौचालयों की स्थिति तो इतनी बदतर है, कई बार बीमारियों का घर बन जाते हैं। इस बदहाली का सबसे बड़ा और सीधा नुकसान लड़कियों को उठाना पड़ता है। जैसे ही बच्चियां किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखती हैं और साफ और सुरक्षित शौचालय न होना उनके लिए स्कूल छोड़ने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। एक टूटे हुए दरवाजे वाला शौचालय किसी भी बच्ची के सपनों को तोड़ने के लिए काफी है। देश भर में शिक्षकों के लाखों पद खाली पड़े हैं। ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति इतनी भयावह है कि कई स्कूल एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। हम लोगों ने भी देखा है कि एक ही टीचर आप देखते हैं कक्षा पहली से 5वीं तक पढ़ा रहा है, सभी सब्जेक्ट वही पढ़ा रहा है। एक ही व्यक्ति पहली कक्षा से लेकर 5वीं तक के सभी बच्चों को सभी विषय एक ही समय पर कैसे पढ़ा सकता है। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों के लिए विशेषज्ञ शिक्षकों का न होना आम बात हो गई है। इसका असर बच्चों की नींव पर पड़ता है। वे किसी तरह रट कर या व्यवस्था की मेहरबानी से अगली कक्षाओं में फिर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उनका बुनियादी ज्ञान इतना कमजोर होता है कि वे जीवन की आगे की चुनौतियों के सामने घुटने टेक देते हैं। शिक्षकों की कमी से भी बड़ी विडंबना यह है, जो शिक्षक मौजूद हैं उन्हें पढ़ाने के अलावा अन्य कई काम में लगा दिया गया और हमारे तंत्र ने शिक्षक को एक बहुउद्देशीय कर्मचारी मान लिया। इन सब के ऊपर मध्याह्न भोजन का पूर्व प्रबंधन, राशन लाना, गैस सिलेंडर का इंतजाम करना, हिसाब किताब रखना भी शिक्षक के ही जिम्मे है। आप देखते हैं इस बदहाली ने समाज में एक बाजार को फलने फूलने का मौका दिया, यानी निजी स्कूलों का बाजार। आज स्थिति यह है कि एक रेहड़ी लगा
कमाने वाला या दिहाड़ी मजदूर भी अपना पेट काटकर अपने बच्चों को गली मोहल्ले में खुले किसी अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल में भेजना चाहता है। ऐसा इसलिए नहीं कि उसे वहां की शिक्षा गुणवत्ता पर बहुत विश्वास है, बल्कि इसलिए कि सरकारी स्कूल से उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। इस पूरी प्रक्रिया ने हमारे समाज के ताने बाने को गहरा नुकसान पहुंचा है। स्कूल कभी सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करते थे, लेकिन आज हमारी शिक्षा व्यवस्था समाज को जोड़ने के बजाय उसे अमीरी और गरीबी की दो स्पष्ट और अगम्य खाइयों में बांट रही है। गरीब बच्चों को स्कूल तक लाने और कुपोषण से लड़ने के लिए मध्याह्न भोजन जैसी महत्वाकांक्षी योजना लाई गई। सोच यही थी कि कोई भी बच्चा भूखे पेट स्कूल में ना रहे, मगर अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि बच्चों को नमक से रोटी खानी पड़ रही है या खाने में कीड़े निकल रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि कई परिवारों के लिए बच्चों को स्कूल भेजने का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा नहीं, बल्कि एक वक्त का निवाला है। यह हमारी सामाजिक विषमता का सबसे दुखद पहलू है। एक तरफ जहां स्कूलों को ज्ञान का मंदिर होना चाहिए था, वहां भी सिर्फ अनाज वितरण का केंद्र बनकर रह गए। शिक्षा का वह मूल उद्देश्य जो बच्चे के मानसिक और बौद्धिक विकास से जुड़ा था, वह दाल चावल की थाली के पीछे कहीं छिप सा गया। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही ने शिक्षा के पूरे ढांचे को इस कदर खोखला कर दिया कि स्कूल की इमारतें बनने के कुछ ही वर्षों में खंडर होने लगती हैं। बच्चों तक किताबें, वर्दियां और साइकिल पहुंचने में आधा शैक्षणिक सत्र बीत जाता है। बिना किताबों के कोई भी बच्चा कक्षा में क्या करेगा? यह वैसा ही है जैसे किसी सिपाही को बिना हथियार की सीमा पर लड़ने भेज दिया जाए। हालांकि इस घने अंधेरे के बीच उम्मीद की किरणें बची हुई हैं। व्यवस्था सुधारी जा सकती है। दुनिया भर के विकसित देशों, चाहे वह फिनलैंड हो, जापान हो, कनाडा, वहां की प्रगति का मुख्य आधार सरकारी स्कूल ही है। वहां माता पिता अपने बच्चों को लेकर निजी स्कूलों में नहीं जाते। हमारे देश में भी हाल के कुछ वर्षों में कुछ राज्य सरकारों और कई शिक्षकों ने यह साबित किया कि अगर इच्छा शक्ति है वो तो बदलाव संभव है। जब स्कूलों के बुनियादी ढांचे को शानदार बनाया गया, शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण, सम्मान दिया गया, शिक्षा को राजनीति से ऊपर रखा गया, तो वही अभिभावक जिन्होंने अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजा था, वे लौट कर सरकारी स्कूलों में खड़े नजर आए। देश के कोने कोने से ऐसे कई शिक्षक हैं जो बिना किसी सरकारी मदद के अपने जुनून और वेतन के पैसों से अपने स्कूलों को स्मार्ट क्लास, खूबसूरत परिसरों में बदल रहे हैं। ये प्रयास बताते हैं कि सरकारी व्यवस्था में जान फूंकी जा सकती है, लेकिन बदलाव के ये उदाहरण काफी नहीं है। इस समय पूरी व्यवस्था के कायाकल्प की जरूरत है। सबसे पहले समाज को अपनी सोच बदलनी होगी और फिर यह समझना होगा कि ये सरकारी स्कूल सरकार के नहीं, हमारे अपने हैं। जहां जब तक गांव का समुदाय, पंचायत और मोहल्ले के लोग विद्यालय को अपनी संपत्ति मानकर उससे नहीं जुड़ेंगे, तब तक कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। और देखिए, सबको पता है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था में कहाँ कमी है, बस सुधार कौन करे, इन समस्याओं का समाधान कौन करे, ये बात आ जाती है। और आप देखते हैं कि ये जो शिक्षा व्यवस्था का बदहाल देखते हैं ना आप लोग सरकारी स्कूलों में, उस क्षेत्र के आप नेताओं के बच्चों के बारे में पढ़िए, नेताओं के बारे में पढ़िए कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ उनके बच्चों को शिक्षा मिलती है। बस वो वीआईपी क्या स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, इनकी फीस लाखों रुपए में। अधिकारी भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, किसमें? प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो फिर लगता है उन्हें कि सरकारी स्कूलों की सुधार की जरूरत क्या है। समझ रहे? शक्ति का पुल। मनुष्य केवल रोटी, कपड़ा और मकान से संतुष्ट नहीं रहता, उसके भीतर एक और भूख होती है महत्व की। वह चाहता है कि उसकी उपस्थिति महसूस की जाए, उसकी बात सुनी जाए, उसके निर्णय का मूल्य समझा जाए। यही चाहे उसके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है, मगर यही चाहे जब दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण दिखने की आकांक्षा में बदल जाती है, तब शक्ति का आकर्षण जन्म लेता है। शक्ति अपने आप में ना अच्छी होती ना बुरी, उसका स्वरूप इस बात से तय होता है कि वह व्यक्ति के भीतर किस प्रकार मन बनाती है। किसी के हाथों में वह शक्ति सेवा का माध्यम बनती है और किसी के भीतर वही शक्ति धीरे धीरे ऐसा भ्रम पैदा कर देती है कि उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। और यही से शक्ति का सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है। शक्ति का प्रभाव सबसे पहले व्यवहार पर नहीं, सोच पर पड़ता है। जब किसी व्यक्ति के निर्णय लगातार स्वीकार होने लगते हैं, लोग उसकी ओर देखने लगते हैं और उसके कहे को महत्व मिलने लगता है, तब उसके भीतर एक नया विश्वास जन्म लेता है। अगर यह विश्वास विनम्रता से जुड़ा रहे तो नेतृत्व बनता है, लेकिन उसके साथ अहद जुड़ जाए तो वही विश्वास भ्रम में बदल जाता है।
व्यक्ति यह मानने लगता है कि उसकी समझ सबसे अधिक है और उसका निर्णय सबसे सही है। यह परिवर्तन इतना धीरे होता है कि स्वयं उसे भी इसका आभास नहीं होता और उसे लगता है कि वह पहले जैसा ही है, और जबकि उसके भीतर सुनने की जगह सिर्फ बोलने की इच्छा बढ़ चुकी होती है। यही कारण है कि शक्ति का पहला प्रभाव दूसरों पर नहीं, स्वयं व्यक्ति पर पड़ता है। वह असहमति को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता और उसे सलाह में सहयोग नहीं, चुनौती दिखाई देने लगती है। जो लोग कभी उसके अपने थे, वे भी धीरे धीरे उससे औपचारिक होने लगते हैं और सामने सहमति बनी रहती है, लेकिन मन की दूरी बढ़ने लगती है। देखने में सब कुछ पहले जैसा दिखाई देता है, लेकिन संबंधों की आत्मीयता धीरे धीरे कम होने लगती है। शक्ति का अहंकार धीरे धीरे मनुष्य के स्वभाव को बदल देता है। जीवन में यह स्थिति केवल बड़े पदों पर बैठे लोगों के साथ ही नहीं आती है। परिवार में भी कई बार उम्र में बड़े लोग यह मान बैठते हैं कि उम्र का अर्थ हर परिस्थिति में सही होना है। शिक्षक अनुभव के कारण प्रश्नों को अनावश्यक समझने लगते हैं। कार्यालयों में पद कई बार संवाद से बड़ा हो जाता है और यहाँ तक कि ज्ञान भी कभी कभी अहंकार का कारण बन जाता है। इसलिए समस्या शक्ति में नहीं, उस मानसिकता में जो अधिकार को दायित्व नहीं, श्रेष्ठता का प्रमाण मानने लगती है। ध्यान से देखा जाए तो शक्ति का सबसे बड़ा आकर्षण दूसरों पर प्रभाव नहीं, अपने भीतर पैदा होने वाला सुख है। जब व्यक्ति को लगता है कि उसके एक निर्णय से परिस्थितियां बदल सकती हैं, तब उसे अपने महत्व का गहरा अनुभव होता है। यह स्वाभाविक है कि लेकिन यदि उस पर आत्मबोध का नियंत्रण न रहे तो वही व्यक्ति अपनी वास्तविक जिम्मेदारियों को भूल जाता है। वह भूल जाता है कि कोई भी व्यवस्था अकेले नहीं चलती। हर निर्णय के पीछे अनेक लोगों का श्रम, विश्वास और सहयोग जुड़ा होता है। इसके अलावा जितनी अधिक शक्ति बढ़ती है, उसे खो देने का भय भी उतना ही बढ़ता है। बाहर से आत्मविश्वास दिखाई देता है, भीतर असुरक्षा पलने लगती है। व्यक्ति अपने पद, अपनी छवि और अपने प्रभाव को बचाए रखने में अधिक ऊर्जा लगाने लगता है और उसे आलोचना असहज करती है, क्योंकि हर आलोचना उसे अपने महत्व पर प्रसन्न जैसी लगती है और यही भय उसे और कठोर बनाता है। वह अपने आसपास ऐसे लोगों को पसंद करने लगता है जो केवल उसकी बात दोहराए। धीरे धीरे सत्य की जगह प्रशंसा ले लेती है और यहीं से निर्णयों की गुणवत्ता भी कम होने लगती है। इसलिए इतिहास में लंबे समय तक वे लोग याद नहीं रखे गए जिनके पास सबसे अधिक शक्ति थी, बल्कि वे याद रखे गए जिन्होंने शक्ति के बीच भी संतुलन बनाए रखा। अधिकार व्यक्ति को अवसर देता है, लेकिन चरित्र यह तय करता है कि वह अवसर सम्मान में बदलेगा या अहंकार में। इसलिए शक्ति का मूल उसके विस्तार से नहीं, उसके उपयोग से तय होता है। वास्तविक नेतृत्व वही दिखाई देता है जहां अधिकार के साथ धैर्य भी हो, निर्णय के साथ संवेदना और आत्मविश्वास के साथ आत्म संयम भी हो। जो व्यक्ति दूसरों को सुन सकता है, अपनी भूल स्वीकार कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है, वही शक्ति का सही अधिकारी है। ऐसे व्यक्ति का प्रभाव पद समाप्त होने के बाद भी बना रहता है, क्योंकि लोगों के मन में उसका स्थान भय से नहीं, विश्वास से बनता है। शक्ति मनुष्य की नहीं, समय की संपत्ति है। आज जो अधिकार हमारे हाथ में है, कल किसी और के पास होगा और पद बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लोगों की भूमिकाएं भी बदल जाएंगी। कुछ स्थायी रहेगा तो वह व्यवहार रहेगा जिसके कारण लोग हमें याद करेंगे। इसलिए शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं कि उसके रहते कितने लोग हमारे सामने झुकते हैं, बल्कि यह कि उसके रहते कितने लोग बिना भय के हमारे सामने अपनी बात कह पाते हैं। जो शक्ति संवाद को जीवित रखे वही समाज को आगे ले जाती है। जो लोग अपने महत्व को बढ़ाती है, वह आखिर खुद अपने ही श्रम का शिकार हो जाती है। शायद इसी कारण सच्ची शक्ति दूसरों पर अधिकार जमाने में नहीं, स्वयं पर अधिकार बनाए रखने में मानी गई है। वही व्यक्ति वास्तव में सबसे अधिक समर्थ है जो शक्ति मिलने पर अपने भीतर के मनुष्य को छोटा नहीं होने देता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखिए, छोटी छोटी टिप्पणियां हैं, बना हुआ कि तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। अभिव्यक्ति का हक, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कुछ विद्यार्थियों की सिर्फ असहमति जताने या विरोध जाहिर करने की वजह से उनके समूचे समूह की पढ़ाई के आगे के रास्ते को बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाए और इस तरह उनके भविष्य को बाधित करने की कोशिश की जाए। हैरानी की बात है कि ऐसा फरमान जारी करने वाली संस्था संविधान के दायरे में रहकर काम करने का दावा करती है। मज इस बात के लिए आहत हो जाती है कि कुछ विद्यार्थियों ने एक मुद्दे पर लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जाहिर किया। गौरतलब है कि नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ यानी नालसार में कुछ विद्यार्थियों ने
विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने का विरोध किया था। सिर्फ इस बात के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की ओर से एक विचित्र आदेश जारी कर दिया गया, जिसके तहत 2026 में नालसा से स्नातक किए हुए सभी विद्यार्थियों को अगले आदेश देश भर के बार काउंसिलों में अधिवक्ता के रूप में नामांकन किए जाने पर रोक लगा दी गई थी। यह अपने आप एक ऐसा फैसला था जिसे लोकतंत्र और संविधान के तहत मिले अधिकारों पर चोट के तौर पर देखा गया। स्वाभाविक ही बार काउंसिल के इस रोक की तीखी आलोचना हुई। यहां तक खुद सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने भी विद्यार्थियों के विरोध को उनकी लोकतांत्रिक असहमति अभिव्यक्ति के अधिकार की दृष्टि से भी देखा और बार काउंसिल से कड़ी नाराजगी जाहिर की। चारों ओर से उठे सवालों के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फरमान को वापस ले लिया, लेकिन इससे एक बार फिर यह सवाल उठा कि असहमति और विरोध के लोकतांत्रिक अधिकारों को बाधित करने से देश में लोकतंत्र की कैसी तस्वीर होगी। अगर कुछ विद्यार्थी कानून के दायरे में रहते हुए किसी मुद्दे पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताते हैं तो उनके भविष्य को बाधित करने की धमकी देकर उसे चुप कराने की कोशिश किया बेवजह की दखलंदाजी नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया देश में वकीलों के पेशे को विनियमित करने वाली शीर्ष संस्था है। अगर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कानून के ही विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति के अधिकार को पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उसने क्या हासिल किया? विद्यार्थियों की ओर से विरोध कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर कानून के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी असहमति जाहिर की जाती तो इसका समाधान संवाद के जरिए निकाला जाएगा या फिर धमकी देकर उन्हें चुप कराने की कोशिश की जाएगी। बार काउंसिल के अध्यक्ष के लिए इससे असहज स्थिति क्या हो सकती है? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के विरोध की वजह से अपना कठोर फरमान जारी कर दिया और प्रधान न्यायाधीश ने खुद विद्यार्थियों के विरोध को उनके लोकतांत्रिक अधिकार माना। किसी वैधानिक संस्था में शीर्ष पद की जिम्मेदारी और गंभीरता को समझने के बजाय हड़बड़ी या नाहक शक्ति प्रदर्शन के प्रयास को दरअसल असहमति के स्वर को दबाने के तौर पर ही देखा जाएगा। अगर इस पर लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग नागरिकों सहित खुद प्रधान न्यायाधीश की ओर से जैसे प्रतिक्रिया आई वह उम्मीद जगाने वाली है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई 28 जनवरी 1950 में हुई थी। सुरक्षा का घेरा एक सप्ताह के भीतर अलग अलग राजनीतिक दलों के दो नेताओं पर जिस तरह से हिंसक हमले हुए उससे सियासी गलियारों में एक अलग तरह की चिंता पैदा हो गई। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कार पर भीड़ का हमला श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर किरफान से बाहर करने की घटनाओं ने प्रमुख नेताओं की निजी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सरकार की ओर से ऐसे नेताओं को सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है, लेकिन सुरक्षा का यह घेरा क्या इतना कमजोर होता है कि कोई भी उसमें सेंध लगा सकता है? सवाल यह भी कि क्या हिंसा या प्रतिरोध से किसी समस्या का समाधान हो सकता है? किसी भी राजनीतिक दल या उसके नेता के विचारों एवं कार्यों से असहमति व्यक्त की जा सकती है, लेकिन इसे तभी उचित ठहराया जा सकता है जब यह नियम कानून की सीमा के दायरे में हो। गौरतलब है कि सुखबीर सिंह बादल पर बीते गुरुवार को उस वक्त हमला हुआ जब वे महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित एक गुरुद्वारे में गए थे। एक शख्स ने अचानक किरपान से उन पर हमला किया और जिससे वे घायल हो गए। हालांकि बाद में पुलिस कर्मियों ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हैरत की बात है कि सुखबीर को Z+ की सीआईडी की सुरक्षा प्राप्त होने के बावजूद हमलावर उनके इतने करीब कैसे पहुंच गया? यह पहली बार नहीं है जब उन पर इस तरह का हमला हुआ। 2024 में भी स्वर्ण मंदिर में उन पर जानलेवा हमला हुआ था। पुलिस के मुताबिक नांदेड़ गुरुद्वारे में हमले का आरोपी वहां 2 साल से सेवादार के रूप में काम कर रहा था। इस घटना को लेकर पुलिस जांच में तेजी और गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन बाद भी हमले के असली कारणों का पता नहीं चल पाया। पंजाब में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से भी यह घटना बेहद संवेदनशील है। राज्य में अलगाववादी ताकतें फिर से सिर न उठा पाए, इसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की है। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए ये महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी है। ये आप देखिए पंजाब है, इसकी चंडीगढ़ राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कुछ सवाल हो तो सुझाव